नमस्कार। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों का बीच बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बहस कार्यक्रम समसामयिक विषयों पर आधारित होता है। हम आपको लगातार अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों से मिलवाते हैं और आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पहुँचाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों की मजबूती के लिए 3 नए कानून बनाए हैं। ये कानून विपणन आधारित कानून हैं, बाजार के सुधारों पर आधारित कानून हैं, जिनसे किसानों की मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा। इन्हीं विषयों पर आपको जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आप मेरे साथ स्वागत कीजिए राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुंडाराम वर्मा जी का। सुंडाराम जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम साहब। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सुंडाराम वर्मा जी 1 लीटर पानी में एक पेड़ के विकास के सिद्धांत और मॉडल के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। आपको न केवल राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और दूसरे देशों की सरकारों ने भी एक बहुत नवाचारी किसान के रूप में सम्मानित किया है। हाल ही में आपको वर्ष 2020 में भारत सरकार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान भी मिला है। इनसे हम जानते हैं सबसे पहले आपकी नज़र में किस तरह से ये 3 नए कृषि कानून हैं। आप क्या सोचते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, किसान को विपणन से जोड़ने की दृष्टि से इन 3 नए कृषि कानूनों का क्या महत्व है? देखिए, जो भी सरकार होती है वो अपने विवेक, अपनी रीति, अपनी नीति के साथ में नए प्रावधान करती है। किसान हो या देश की जनता हो, उन सब के हित के लिए काम करती है। तो ये जो कृषि कानून जुड़े हुए हैं उसमें एक तो जो प्रोसेसिंग पर जोर दिया हुआ है कि जो प्रोसेसिंग होगा उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रयास हुए हैं आमदनी बढ़ाने के। तो जो भी प्रोसेसिंग से या और दूसरे मार्केटिंग डेवलप होने से आमदनी बढ़नी चाहिए हिसाब से। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब सरकार कह रही है कि एमएसपी की एक तरह से गारंटी है, वो प्रावधान संशोधन के भी पक्ष में है, तो मेरा ख्याल है कि विश्वास करना चाहिए इस संबंध में हम सबको। सुंडाराम जी का मानना है कि सरकार लगातार प्रयास करती है किसान की स्थिति में सुधार करने के लिए और किसानों को मजबूत करने के लिए, और विशेषकर आर्थिक दृष्टि से उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास करती है। तो आपकी नज़र में तीनों कानून जो है वो किसानों की मजबूती के लिए बने हैं। एक सुंडाराम जी, हम देखते हैं कि जो पहला कानून है वो किसानों को अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेचने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब किसान बेहतर विकल्प की दृष्टि से न केवल उपज मंडियों में बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल को बेच पाएगा। आप क्या सोचते हैं? किसान को अगर नया मार्केट मिलता है जी, और वो उससे अगर मिलते हैं। आमदनी अच्छी मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार ने और किसानों ने जहाँ भी बात की है वो सौहार्दपूर्ण हुई है। जी, ऐसा किसानों ने कहा है और ऐसा सरकार ने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई मिल बैठ कर कोई अपना जो भी संशोधन करने की ज़रूरत है या कुछ सोच में फ़र्क है उसका समन्वय करना है, वो कुछ समय के अंदर अच्छे परिणाम निकलेंगे, आने की संभावना है। दूसरा जो कानून है सुंडाराम जी, हम देख रहे हैं कि हमारे सारे किसान भाई भी जानते हैं कि दूसरा कानून जो है वो अनुबंध आधारित खेती के प्रोत्साहन को है। जो किसान अब कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कर पाएंगे। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत अच्छे से ये खेती हो रही है। इसमें अगर कोई कुछ नई सोच के साथ में कि किसान को ये पहले से पता हो कि मुझे क्या आमदनी होगी और इसका जो लाभ है वो कितना होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई प्रोडक्ट बनेगा फसल का तो वो कहाँ बिकेगा, ऐसा अगर उसके दिमाग में सही सोच बैठ जाए तो वो उसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं।
हमारे किसानों के लिए जो तीसरा कानून है वो है कि अब किसान को जो भंडारण की एक जो सीमा थी उस सीमा से बाहर कर दिया है। अब किसान किसी भी स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी फसलों का, अपनी उपज का भंडारण कर सकेगा। इस दिशा में आप क्या सोचते हैं, तीसरा कानून कितना अहम है हमारे किसान भाइयों के लिए? भंडारण की जो व्यवस्था है जी वो जितनी हमारी उपज हो रही है जी उससे अभी तक तो बहुत कम है। जी और क्या होता है कि सब जब नए कानून बनते हैं या नई हम नीति लागू करते हैं तो उसका जो धरातल पर क्या परिणाम होगा वो बहुत समय बाद में पता चलता पता है। चलता है। तो ये हमें, आप ये देखो कि हरित क्रांति की पूरी दुनिया में वाही वाही हुई थी। अपने देश में तो उसने काफ़ी कुछ किया ही, लेकिन 50 साल बाद में उसमें कुछ कमियां जो महसूस अब की जा रही हैं कि थोड़ा उसमें कई तरह से ज़मीन के बारे में जी या कीटनाशकों के बारे में, खाद के बारे में कुछ जो पर्यावरणीय जो थोड़ा नुकसान हुआ जी वो 50 साल बाद में पता चला। तो कोई भी नया जो कानून बनता है या नई जो विचारधारा लागू होती है उसका धरातल पर जो परिणाम है, क्योंकि यहाँ और जो विकसित देश हैं उसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो यहाँ जो कोई भी चीज़ धरातल पर उतरती है तो उसमें शुरू में बहुत मुश्किलें आती है। तो अगर बहुत अच्छे प्रयास किए जाएं तो इसका फ़ायदा हो सकता तो हर रिजल्ट जो है वो अच्छा आ आ सकता है। हाँ। अब हम जानते हैं सुंडाराम जी से कि जिस तरह से किसानों को इस रूप में यूं गुमराह किया जा रहा है या किसानों में इस बात का ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाएगी, उपज मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जबकि एक तरफ सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार बने रहेंगे, ये व्यवस्था पहले की तरह हमेशा जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं कि? नहीं, ये मैंने अभी कहा कि सरकार अगर संशोधन के पक्ष में है, प्रस्ताव के या गारंटी दे रही है तो एक अच्छी बात विश्वास है। करना चाहिए। तो विश्वास एक करना बात तो चाहिए। ये है जी एक बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो शुरू में कहा कि हर सरकार अपनी नीति के अनुसार अच्छा करने का प्रयास करती है कि 1970 में लगभग 50 साल पहले हमारी आबादी तो आधी थी, लगभग आधी, थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हम खाने के लिए 1 करोड़ टन अनाज का आयात करते थे। और इस साल 1 करोड़ 20 लाख टन तो अकेले चावल का निर्यात किया है। तो सरकार और किसानों का एक मिला जुला ऐसा प्रयास रहा, तब ये स्थिति आई जी है ना। सरकार की नीति काम की, अनुसंधान काम किया और किसानों ने काम और किया। आप जो आईसीआर की बात कर रहे हाँ। थे कि आईसीआर के वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत बड़ा काम किया। हाँ, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो कहूँगा मैं वो भी। लेकिन आप ये देखो कि विकसित देशों की श्रेणी में है चीन आज। उसने इस साल 40 लाख टन चावल का आयात किया है। मतलब विकसित देश आयात कर रहे हैं और हम इतना निर्यात कर रहे हैं जो आयात करते थे। इसके आगे जो आपने अभी पूछा कि भारतीय कृषि अनुसंधान की बुनियाद और किसानों का हौसला वो इतना बुलंद है कि हम कोरोना काल में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उपज के। तो ये मुझे कोई झिझक नहीं है कि जो भारतीय कृषि की जो अर्थव्यवस्था है और जो इस सब तरह की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ऊपर ही रही, नीचे नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ समस्याओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखो, ये सब बातें होती हैं, किसान अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास करता है, सरकार अपनी ओर से प्रयास करती हैं, लेकिन धरातल पर कभी कभी वो चीज़ दिखाई नहीं देती जो हम करते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या मुख्य आपकी तरफ से बात है? मैं आपको बताऊं कि मूल बात तो यही है कि किसान को लाभकारी मूल्य जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता जी। एक जो मोटी बात है वो ये है, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आज की तारीख में चपरासी की आमदनी बहुत ज़्यादा है किसान की आमदनी से। ये विशेषज्ञ, आर्थिक जो विशेषज्ञ वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात जी। मैं उनकी बात कह रहा हूँ ये। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक किसान की आमदनी 500 रुपये है और एक धंधा करने वाला आदमी जो है उसकी 5000 है, या कोई कर्मचारी है उसकी 5000 है, मान लीजिए उसमें दोनों में फ़र्क कितना है? 4500 रुपये का। अब 10 साल बाद में मान लिया 10 गुनी आमदनी बढ़ गई दोनों की जी।
तो किसान की आमदनी बढ़ी 5,000, और जो कर्मचारी या जो धंधे वाला आदमी था उसका 5,000 से 50,000, अंतर कितना हो गया? 45,000 का। जी। मतलब दोनों की आमदनी बढ़ी, दोनों की दुगनी हो गई, लेकिन जो बीच की खाई है वो इतनी गहरी हो रही है कि किसान इसलिए वो अपने आप को ये समझता है कि भाई मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और इसका जो कारण है वो ये है कि एक तो खरीद में अनियमितताएं मैं देखता हूँ यहाँ राजस्थान में। आप 4-5 साल पहले जो बाजरे की और सरसों की या मूंग की जो यहाँ जो ये तुलाई हुई, एक एक किसान को अपनी ट्रॉली, किराए की ट्रॉली या ट्रैक्टर में या ट्रक में या मिनी ट्रक में 3-3 से 5 दिन तक खड़ा रहना पड़ा। अब एक वो कहाँ से किराया देगा, कैसे खड़ा रहेगा कोई? तो एक तो ये है कि वो ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसी अनियमितता क्यों है? अनियमितता क्यों है? अच्छा, दूसरा कभी कभी ये भी देखा है कि कुछ बहाने बना देते हैं कि ये साफ़ नहीं है, या ये दाना पतला है, या इसमें ये भीगा हुआ है। तो ये जो इस तरह की जो अनियमितता है वो भी किसान के लिए मतलब थोड़ी सी है इसमें। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ जिसका ध्यान किसी का भी नहीं। जी। एक ही मंडी है, उसमें एक एमएसपी पर खरीदारी हो रही है, और एक जो आड़तीये हैं वो अपनी दुकानें जो है उस पर बेच रहे हैं। आड़तीये पर रोज़ हज़ारों बोरियाँ जैसे बाजरा है या मक्का है, ये 500 से 700 रुपये कम कीमत पर बेच रहे हैं किसान, और बेच देते हैं और तुरंत चले जाते हैं। और एमएसपी पर जो खरीद हो रही है उस पे कम बेच रहे हैं। वो ऐसा कौन सा कारण है कि वो कम कीमत पर बेच कर जा रहा है और वहाँ है जो वो बेच नहीं पाता? ये कमी क्या है, इसके कारण क्या हैं? इस पर हम कभी विचार पर भी सोचना चाहिए कि वो एक बात कह रहे हैं ना कि हमें मेरा एक कार्यक्रम में मुझे एक आड़तीये ने प्रश्न पूछा कि साहब हमको तो बदनाम किया जा रहा है और हम ही सबसे ज़्यादा बेचते हैं माल, आपका क्या विचार है? तो मैंने यही जवाब दिया कि कोई उस एमएसपी पर खरीद वाले केंद्र पर कोई ऐसी कमी है जो मैंने पिछली अभी आपसे जिक्र किया कि जिसके कारण वो उसको सरल समझता है। कौन वहाँ 3-4 दिन ठहरे, कौन वहाँ जो कमी निकाल रही है उसका जवाब दे, वहाँ वो तुरंत जो भी मिला उसको गया, और उसको अगली फसल भी बोनी है, उसको अपनी और सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है। तो इसलिए खरीद की जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगले 2-3 घंटे में उसका माल तुल जाए और उसका चेक तुरंत जारी हो जाए, वहीं जारी हो जाए, चाहे पैसे महीने बाद में मिले, 15 दिन बाद में मिले, लेकिन उसको वापस नहीं आना पड़े, उसको कोई ऐसी जानकारी नहीं करनी कि मेरा पैसा कब मिलेगा, ताकि वो दूसरे कामों में लगा रहे। मतलब जब हमारे पास प्रावधान है तो हमें कोई अलग से कोई उसका कोई नियम नहीं बनाना है, अलग से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं करनी है, हमें केवल उस व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इतना भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को होगा। एक क्या है कि देखो, ये आलू प्याज वगैरह 1-2 रुपये किलो में आ जाता है, कभी भी कुछ फसलें आ जाती है, गोभी भी आ जाती है। और 20 साल पहले भी यही जवाब था कि कोल्ड स्टोरेज और ये प्रोसेसिंग होना चाहिए। 20 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। एक ब्रांड नेम हो गया कि ये बात, ये जवाब आ जाता है, लेकिन समाधान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक उसकी जो है वो परेशानी है। एक जो सबसे बड़ी परेशानी है इस देश में कि आप 100 एकड़ ज़मीन यूरोप या अमेरिका में आधी रात को बेच दो, आधी रात को ख़रीद लो, वहाँ कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है। यहाँ सांस्कृतिक और भावनात्मक दोनों तरह से लगाव है। एक किसान की 1 बीघा ज़मीन है, उससे वो क्या करेगा, लाभकारी थोड़ी होगी उसके। वो चाहे उसके मकान नहीं है, चाहे वो भूखा रहे, और उसको चाहे 1 करोड़ रुपए मिले, वो बेचेगा नहीं उसको, वो अपनी माँ के समान समझता है। तो जो खेती का जब ये छोटी जो लाभकारी नहीं होती, उन पर कृषि का जो ये आबादी का जो दबाव है, वो दूसरे धंधों में जब तक परिवर्तन नहीं होता है ना, तब तक खेती लाभ में नहीं आ सकती। और जब तक खेती को उद्यम की दृष्टि से, तो ये जो एक भावनात्मक हमारा जो जुड़ाव है, इसको कैसे हल किया जाए, इस पर खेती की जाए तो कैसे की जाए, इस पर क्या किया जाए, ये मतलब थोड़ा सा
बहुत कुछ बहुत अध्ययन का विषय अध्ययन है का विषय है और इस पर और कोई सोचना ध्यान ही नहीं देता है कि भाई यहाँ, और सब माँ समझते हैं इसको। जी, और एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये एक बड़ा कारण है। जी तो हमको ये इन बातों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जी और मुझे लगता है कि ये छोटी जोत वाला परिदृश्य है, ये बदलना बहुत मुश्किल है। जी अब इसके साथ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जी कि सरकार ने काफ़ी हिस्सा स्वामीनाथन रिपोर्ट का लगभग जारी किया है, जी लेकिन मैंने एक तो वो बताया ना कि 500 और 500 और 5000 वाला जो गैप कि है। जो गैप जो बढ़ रहा है, वो गैप बढ़ रहा है, तो उसको शायद स्वामीनाथन रिपोर्ट ज्यों की त्यों लागू कर दी जाए तो उसमें ऐसे तो भी वो चीज़- प्रावधान है, वो वो चीज़ दूर हो चीज़ सकती कवर है। हो सकती है। जी। एक तो मैं ये चाहता हूँ, एक ये चाहता हूँ कि कहीं भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट है, जी कोई ये लाभकारी मूल्य नहीं माना जाता इसको, ये मिनिमम है कि भाई इतना तो खर्चा होता है तो इतना तो लागू होना ही चाहिए। जी उससे कम कीमत पर कहीं भी कोई फसल नहीं बिकनी चाहिए, वो ऐसा प्रयास होना चाहिए। जी और एक क्या है कि आपको मैं एक ध्यान और आकर्षित करूँगा जी कि एक ये धारणा है, कई बार ये विशेषज्ञ भी पूछते हैं इस बारे में कि जब इतनी सबकी खरीद होगी तो फिर इतनी खरीद सरकार के बस की बात नहीं है, सरकार इतना तो नहीं खरीद सकती पूरा का पूरा अनाज। लेकिन इसमें मेरा कहना है कि 70% किसान ऐसे हैं जिनके 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन में इतना ही उत्पादन होता है जितना उसको घर के खाने लायक होता है। तो वो 70% किसान तो बेचने का प्रश्न ही नहीं है। जो बेचेंगे वो केवल 10 से 20% किसान बेचेंगे। वो बेचेंगे। तो थोड़ा सा ही और उसमें प्रयास करेंगे न, तो वो ये इस समस्या का हल हो जाएगा। एक क्या है कि जैसे कुछ फसलें, जैसे मैंने जिक्र किया कि 1-2 रुपये किलो में आ जाती है, गोभी भी आ जाती है, उसमें कुछ सब्जियां और भी आ जाती है। हमारे पास बहुत सारी गौशालाएँ हैं और उसमें 5 से लेकर 10 रुपये प्रति किलो चारे को खरीद कर उन गोवंश को खिलाया जाता है। अब जब हरा चारा अगर इस तरह से फेंकना पड़े या इस तरह से जो उसकी तुड़ाई का भी मूल्य कभी कभी होता है ऐसा, तो ऐसी परिस्थितियों में गौशालाओं को इतना थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए कि ऐसी जब ये आ जाती है तो 5 से 10 रुपये किलो के अंदर खरीद कर वो कम से कम गोवंश को खिलाएं, तो उनका भी सेहत सुधरेगी और किसान भी कम से कम उसकी मेहनत तो नहीं सही लेकिन जो लागत हो गई वो तो आ जाएगी ना। तो एक इस तरह का जो कार्यक्रम अगर हम करें तो उसमें थोड़ा सा हमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। एक सुझाव और देना चाहूँगा, देखिए कि किसान की जो लाभ है वो तब बढ़ेगा जब लागत कम होगी, किसान की जो लागत है वो कम होगी और हमें कम लागत वाली जो तकनीकें हैं वो नए सिरे से उन पर विचार करके विकसित करनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। सुंडाराम जी ने कहा कि लाभकारी स्थिति में आने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग करना ज़रूरी है। साथ ही आपने कहा कि आधुनिक तकनीकों का समावेश खेती किसानी में अब बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हो गया है। एक सुंडाराम जी, हम देखते हैं कि 2022 तक आय दुगुनी होने की बातें चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी हो। आपकी नज़र में, आपका इतना वृहद अनुभव है खेती किसानी का, क्या क्या वो उपाय हैं, क्या क्या वो रास्ते हैं, क्या क्या वो विकल्प हैं जिन पर चलकर किसान अपनी आमदनी दुगुनी कर सकता है? सबसे विकसित जो तकनीकी हैं पानी बचाने की और लागत कम करने की, वो इजरायली तकनीक है। आप ये देखो, जहाँ 1000 लीटर के पानी की ज़रूरत होती है वो 200 से 500 लीटर पानी में काम चल जाता है, लेकिन तकनीक थोड़ी सी महंगी है, एक बार उस पर खर्च करना पड़ता है। अब जब 1 लीटर पानी से ही कोई साधन दूसरे की ज़रूरत नहीं है, जब वो उतना ही अगर मान लिया काम हो जाता है, उतना ही वो जो पौधा है वो फल जाता है, 1 लीटर से पानी से ही फल जाता है, तो एक सस्ती तकनीक हुई। और दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसके आधार पर वो तकनीक विकसित होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ हमने ये देखा है कि एक लाइन में जो ट्रैक्टर की लाइन है बिजाई की, उसमें 8 लाइनें होती है आम तौर पर।
कुछ लाइनों में बहुत अच्छी पैदावार है, कुछ लाइनों में कम है। और उसका कारण एक ही है कि कुछ की बिजाई ऊंची है या नीची है, जो फर्क है। एक ही ज़मीन, एक ही साथ बिजाई, एक ही तरह है और एक ही तरीका, एक ही परिस्थिति, उसमें अगर अलग अलग लाइनों में फ़र्क आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर बीज को यही पता चल जाए कि बीज के लिए कि इसको कितना गहरा बोना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले, तो कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े अनुसंधान का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें तकनीकें विकसित वो करनी चाहिए कि लागत नहीं बढ़े, केवल हम उस तकनीक को खोजें जो बिना किसी लागत के हम अप्लाई कर सकें। एक आपने कहा कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन वाला जो सिद्धांत है वो किसानों को अपनाना ज़रूरी है। एक सुंदराम जी, आप ये भी सोचते होंगे कि खेती किसानी के साथ साथ जो दूसरे रूप है, क्योंकि अपने आप में कृषि एक बहुत बड़ी संस्कृति है, अकेली नहीं आती है, साथ में अपने उद्यानिकी लाती है, डेयरी लाती है, और बहुत सारे ऐसे दूसरे व्यवसाय हैं, एलाइड सेक्टर जो हैं, उस पर भी किसान को आना होगा आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय, जैसे आप ये देखो कि बहुत बड़े बड़े अकालों में भी राजस्थान में के लोगों ने पूरा संघर्ष किया है और आसानी से उसको झेला है जी। उसका कारण क्या है कि यहाँ खेती के साथ पशुपालन एकदम से जुड़े हुए हैं, साथ में जुड़ा हुआ है, एकदम से पूरक हैं, और उनसे आमदनी चालू रही, खेती से आमदनी घटी लेकिन पशुपालन से चालू रही। तो जो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है, यानी फसलों में विविधीकरण, कई तरह की फसलें, कई तरह से उसको बोना, अलग अलग क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करना, तो उन सब चीज़ों से जो सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है उस पर अगर हम जाएं तो वो बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। और उनका जो, जैसे पशुओं को चारा चाहिए, एक तो खरीद कर चारा खिलाए, एक खेत में ही उपजा हुआ खिलाए जी। वो अच्छा भी होगा, हरा भी होगा, उसमें सूखा भी होगा, सब तरह का होगा, तो लागत खर्च कम आएगी दोनों चीज़ों में जी। दूसरा, जैसे कोई मशरूम का उत्पादन कर रहा है तो वो उसकी जो कच्चा माल है वो खेत में मिल जाएगा जी। तो ऐसा है कि ये विविधीकरण जो है, कुछ सहायक धंधे हों, उसके कुछ अलग अलग तरह की फसलें हों, सब्जियां भी हों, फल भी हों, अनाज भी हों, दालें भी हों, तेल भी हों, पशुपालन भी हों जी, ये सब चीज़ें हों तो ये जुड़कर तो आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे किसान बढ़ सकता है। सुंदराम जी की बात को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि डेयरी की इकाई हो, मैं कहता हूँ कि मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, और साथ में वो किसान समग्र कृषि प्रबंधन करे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करे, तो उसकी आमदनी निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है। एक हम सुंदराम जी अभी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के इनाम जैसा सुधार, एक राष्ट्र एक बाजार, पूरे देश में एक राष्ट्र एक बाज़ार यानी कि वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था है, और किसान अपना जो पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा के राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ सकता है। इन कृषि विपणन सुधारों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको ये कहना उचित समझूंगा कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं राजस्थान में जी, जिन्होंने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से अपनी बड़ी सैलरी को छोड़कर यहाँ खेती करना शुरू किया है, और उनका बहुत अच्छा वो चल रहा है जी। अब इसमें एक आम किसान उस उपलब्धि को, जो वैसी उपलब्धि प्राप्त करने वाला कोई है न, उनकी संख्या बहुत कम है। हाँ, तो हमको एक थोड़ा किसानों को इस तरह से जागरूक और एजुकेटेड और थोड़ा स्मार्ट बनाना होगा, करना होगा। बहुत मेहनत का काम है ये। एक बार थोड़ा सा वो इस और जो बढ़ने शुरू हो जाएगा ना, तो उसके बाद में तो जागरूकता आ जाएगी, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सुंदराम जी, लेकिन आगे चलकर वो उसमें संभव होगा। निश्चित रूप से खेती किसानी में सीन बदला है,
ऐसे कई किसान हैं, ऐसे कई युवा किसान हैं जो MBA किए हुए हैं, CA किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं और आज खेती किसानी में आकर सालाना 50 से 60 लाख रुपए तक की आमदनी का सफ़र तय कर रहे हैं। यह अंक, ये विशेष एपिसोड आज आपने देखा, बीच बहस का ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो आज हमने हमारे विशेष मेहमान सुंडाराम जी वर्मा के साथ आप लोगों के लिए हम लेकर आए और हमने नए कृषि कानूनों पर इतनी विस्तार पूर्वक आपसे बात की। आपका इतना लंबा खेती किसानी का अनुभव निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएगा और किसी न किसी रूप में आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं वो भी सरकार तक पहुंचेंगे, ताकि सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ बेहतरीन कर रही है, आगे भी बहुत कुछ अच्छा किसानों की खुशहाली के लिए हो सकेगा। सुंदराम जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।